तो जैसा कि दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि अब अंकल भी मान चुके रहते हैं हमारे वैंग से लड़ने के लिए, और उधर हमारा वैंग भी पूरे जोश के साथ अंकल से लड़ने के लिए तैयार होता है। तो अब लड़ाई इन दोनों की शुरू हो जाती है। अंकल बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, वैंग तो उन्हें देख भी नहीं पाता एक सेकंड के लिए, लेकिन जब वो हमला करते हैं तब वो इनके पंच को बड़े आराम से रोक लेता है। और यहाँ पर ये अपनी डोमिनिंग फोर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अंकल तो उसे देख कर ही समझ चुके रहते हैं कि अच्छा तो तुम अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। अब यहाँ पर जो हमारा वैंग रहता है वो बहुत गुस्से में आ चुका रहता है, सीधे अंकल पे जा रहा होता है अपनी एनर्जी बॉल से हमला करने के लिए, लेकिन उस वो बड़े आराम से उस एनर्जी बॉल से भी बच चुके रहते हैं और कह रहे होते काफी कमाल का है। फिर वैंग हमला करने आता है तो वो उसके हाथ को बहुत कस के पकड़ लेते हैं, फिर उसे पेट पर जोरदार घुसा मारते हैं और यहाँ उसके शोल्डर पे पकड़ते हैं, जिससे उसका जो शोल्डर रहता है उसमें थोड़ा सा दर्द बैठ चुका रहता है। अब फिर आते हैं और देते हैं उसके पेट पर एक जोरदार पंच, और ये वाला पंच हमारे वैंग को बहुत ही जोरदार लगा रहता है और साथ ही साथ ऊपर से भी आके एक जोरदार हमला करते हैं, और यहाँ पर वो खत्म हार चुका रहता है। फिर उठता है और ऐसे फुद्दू जैसा चेहरा बना के कह रहा होता है, अंकल आप आपने मुझे बहुत अच्छी से ट्रेनिंग दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कह रहा होता है चलो अंकल अभी तो आपने अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल भी नहीं किया है, मुझे तो लगा था कि आप करेंगे, लेकिन अगर आपकी जगह मैंने अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया रहता तब कुछ अलग बात रहती, लेकिन चलो अच्छी बात है कि आपने नहीं किया, वरना तो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। अंकल से कह रहे होते हैं तो बताओ बताओ मेरा शिष्य कैसा है, बढ़िया है ना? अंकल कह रहे होते हैं हाँ बढ़िया तो है, बस मीली में इसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस की और जरूरत है। हालांकि सब कुछ ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कुंफू भी कर रहा है, लेकिन सबका डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है, लेकिन मुझसे कमजोरी है। लेकिन ग्रैंडपा कह रहे होते हैं हाँ ये मेरा शिष्य है, और बस देखना कुछ ही दिनों के अंदर ये और भी ताकतवर हो जाएगा। अगर जियो अभी जिंदा रहता तो उसे पता चलता कि ये किसका शिष्य है। लेकिन यहाँ पर वैंग कह रहा होता है कि भले ही मैंने मास्टर जियो से ज्यादा कुंफू ना सीखा हो या फिर सीखा ही ना हो, लेकिन मैंने उनसे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और एक्वापंचर मेथड सीखे हैं, तो अगर डायरेक्टली बात की जाए तो वो मेरे पहले मास्टर होंगे और आप मेरे दूसरे। ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि क्या कहा तुमने? वैंग कहता है कि अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वो तो आपने पहले बोला था इसीलिए तो मैंने बाद में बोला। और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो कह रहे होते हैं कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, वो जैंग ज्यू मैं उसे नहीं छोड़ता। और इधर अंकल कह रहे होते हैं तो तुमने उनसे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और एक्वापंचर सीखी है जैंग ज्यू से, क्यों? वो कहता है कि हाँ अंकल। फिर ये पूछ रहे होते हैं क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम्हारा लेवल कौन सा है? वो हंसने लगता है और कह रहा होता है कि अब मैं आपको क्या ही बताऊं, वैसे तो उन्होंने मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्टली सिखाई थी और क्या ही बोलूं। वैसे अंकल मैं आपकी मदद करने के लिए एक बार कोशिश जरूर कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं आपकी स्ट्रेन डिजीज का पता लगा लूं। वो कहते हैं क्यों नहीं, और सोच रहे होते हैं कि वैसे भी मैं बहुत सारे फेमस चाइनीज और वेस्टर्न डॉक्टर से जाकर मिला हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी आज तक मेरी डिजीज का पता नहीं लगा पाया कि मुझे क्या है। और मैंने सुना था कि जैंग जू मेडिकल स्किल्स में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन वो गुजर चुके हैं। अब लगता है भगवान ने मेरे लिए फिर से दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि उनका एक लौता शिष्य अब मेरे सामने है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैंग अंकल को चेक कर रहा होता है कि आखिर उन्हें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं अंकल मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई स्ट्रेन डिजीज भी हुई है। तब ये लोग दोनों सुन के हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं अगर ये स्ट्रेन डिजीज नहीं है तो आखिर ये क्या है? तब वो उन्हें बता रहा होता है कि आपका अंदर का जो एनर्जी है वो बस कमजोर हो चुका है। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये तो बस एक सुपरस्टिशियस बात है। वैंग उनसे कह रहा था कि नहीं मास्टर ये एक सुपरस्टिशियस बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने ही तो यहाँ पे रियल केस पड़ा हुआ है। असल में ये सब चीजें ऐसी ऐसी होती है। वो मास्टर को पूरा बता रहा होता है। वो आपको एक डॉल वाली टेक्निक याद है जिसमें आपका पुतला बना दिया जाता है और अगर उस पुतले को मारा जाए तो आपको भी चोट लगेगी? तो ये उसी पुतले वाली टेक्निक के बारे में बात कर रहा होता है कि इस टेक्निक को साउथ ईस्ट एशिया में किया जाता है। ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब है, एक तो तुम्हें ये अजीब सी बीमारी हो गई है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं है कि आखिर तुम्हें ये बीमारी कब से है और कैसे हो गई है। तब अंकल बता रहे होते हैं कि फादर वैसे बेसिकली कहा जाए तो मैंने ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया है और मुझे ये पता चला है कि किसी ने लोअर हेड का इस्तेमाल किया है। ये बात सुन के उन्हें बहुत गुस्सा आता है और कह रहे होते हैं क्या उस पर्सन के पास दिल नहीं है, उसने ऐसा कैसे कर दिया? ये कह रहे होते हैं कि देखिए ये तो जाहिर सी बात है, मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ जहां पर बहुत सारे लोग मुझसे जलते भी हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ ये बात भी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जिसे भी ड्रैगन हेड की पोजीशन दी जाती है उसे बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उसके ऊपर खतरा भी बहुत ज्यादा रहता है। अंकल वैंग से पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरी इस टेक्निक को खत्म किया जा सके? लेकिन वो कहता है कि मुझे माफ करिएगा अंकल, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं इस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको इस टेक्निक को खत्म करना है अपनी बॉडी से तो आपको उसके मास्टर के पास जाना पड़ेगा। अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और कह रहे होते ठीक है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भले ही गड्ढा क्यों ना खोदना पड़े जमीन के अंत तक, लेकिन मैं गड्ढा जरूर खोदूंगा और फिर देखना उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ जिसने मेरे साथ ही किया। अब यहाँ पर अगला दिन आ चुका रहता है। यहाँ पर अगला दिन बड़ा ही शांति सा बीत रहा होता है। जो हमारा वैंग रहता है वो अपना काम जारी रख रहा होता है। तब तक वहां पर एक लेडी आ जाती है जो किसी से कह रही होती है कि कोई आया है
जो मिस्टर वैंग को देखना चाहते हैं आप जाकर मिल लीजिए। अब यहाँ पर वो कह रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि वही लड़की वापस से आए, लेकिन यहाँ पर सिस का मूड तो गर्म रहता है तो दे देती है खाने पीने भर इसको। फिर ये रो रहा होता है, कह रहा होता है अरे देखो, एक तो वो मुझे मिलने के लिए आ रही है, मैं उससे मिलने के लिए नहीं जा रहा हूँ, और तुमने सुना नहीं उसने कहा कि हम दोनों को साथ में बुलाया है, तो तुमने मुझे मारा किस लिए? सिस कहती मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो तुमसे मिलने के लिए आई है या फिर तुम उससे मिलने के लिए जाओ, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि तुम मेरे सामने उसे सुंदर कह रहे हो, और अगर मैंने तुम्हें मारा तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? सीन चेंज होता है, हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठी हुई रहती है। तब तक वैंग आ जाता है, वो कहती है कि हम लोग फिर से मिल गए मिस्टर वैंग। वो कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आप मुझे मिस्टर वैंग मत बुलाया करिए, आप मुझे बस वैंग वो ही बुलाया करिए। लेकिन यहाँ पे सिस को गुस्सा आ जाता है और कह रही होती है जब मैं तुम्हें मिस्टर वैंग बुलाती हूँ तब तक तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोलते, और जोर से उससे चींटी काटती है। और इधर ये सोच रहा होता है कि यार ये मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, फिर भी देखो मेरे ऊपर कितना ज्यादा अन्याय हो रहा है। और इधर ये कह रही होती है कि ठीक है अब से मैं आपको वैंग वो ही बुलाऊंगी, मैं आपको यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आई थी, एक बैंक्वेट होने वाला है आज रात में, तो वो टाइम और लोकेशन सब बता देती है और कहती है कि आप आ जाना। वैंग भी इधर अजीब सा मुंह बनाते हुए कह रहा होता है कि ठीक है मैं आज रात जरूर आऊंगा। और इधर ये सोच रही होती है कि पता नहीं ये किस तरीके का इंसान है, देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एक जेंटलमैन है। और कह रहा होता है कि ठीक है अगर आपको और भी कुछ काम नहीं है तो अब आप यहाँ से जा सकती है। ये सुनने के बाद तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, सोच रही होती है क्या एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा, इतनी दूर से मैं यहाँ इनविटेशन देने के लिए आई हूँ और ये यहाँ पर मुझे भगाने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ बोल नहीं रही होती, फिर से वैंग उससे कह रहा होता है अरे क्या हुआ, आपको कुछ और काम है? नहीं काम है तो आप जा सकते हैं। अब फिर गुस्से में वो वहां से चली जा चुकी होती है। वैंग कहता है मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अब यहाँ पर जो सिस रहती है वो भी कहती है अब तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो के जाओ भाड़ में। अब इधर ये सोच रहा होता है कि अरे मैंने कुछ किया भी नहीं है, बताओ बेकार फालतू में ये सब सहना पड़ रहा है। और इधर ये कार में बैठती है, बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, सोच रही होती है मैं अगर मेरा मन तो करता मार दो इसे। और इधर इसका ड्राइवर पूछ रहा होता है कि मैम ये आपको क्या हो गया? वो कहती है कि देखो मैं इस तरीके के आदमी से मिली, और फिर उसे बताती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के बीच में सब सॉर्ट आउट हो चुका रहता है। सिस कहती है कि क्या तुम आज रात में जाने वाले हो? वो कहता है कि हाँ आज रात में मुझे जाना तो पड़ेगा ही बैंक्वेट में। तब सिस कह रही होती ठीक है तब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले नहीं जाओगे तुम? वो कहता है ओ मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, वैसे भी कौन चाहेगा कि मुझे पार्टी में मारने का, तुम ही बताओ, बहुत सारे लोग होंगे वैसे तो। सिस कह रही होती कि मुझे डर लग रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी या फिर तुम मत जाओ। वो कह रहा होता है कि देखो मेरे पास भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर मुझे भागना ही रहता तो मैं इस शहर में वापस कभी भी नहीं आता। सिस कह रही होती है कि ठीक है मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारा साथ दूंगी अनकंडीशनली, लेकिन बस मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। वैंग कहता है अरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही तो है तुम्हारी, बताओ इसमें इतना सीरियस होने वाली कौन सी बात है? वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ना चाहती हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही मिलकर लड़ूंगी। और बस दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।